नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए ये आप सभी लोग का मेंटल एप्टीट्यूड का जो कि फोर्थ चैप्टर में आप सभी लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। काफ़ी समय बाद शुरू किया हूँ इसको। मैं जल्द से जल्द डेली आप सभी लोगों की वीडियो दे करके 10 टॉपिक आपके हैं वो सारे महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आप सभी लोग का कवर करा दूंगा। देखिए ये जो चैनल है हमारा यूपीपीएससी डेली न्यूज़ का, इस पे मैं अपलोड करूँगा। साथ ही में हमारे पैटर्न लॉक यूपीएसआई वाले चैनल पे भी इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, ताकि वहाँ पे जुड़े जितने भी छात्र हैं उनके पास भी ये वीडियो पहुंच जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं वहाँ पे कमेंट करके लोग मांग कर रहे थे। तो देखिए इसमें मैं बताऊंगा आप सभी लोगों को कि कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है जो आप सभी लोग इसमें कवर करना है। उन हेडिंग के साथ साथ मैं अंदर की सारी चीज़ें आप सभी लोग को इम्पोर्टेंट जो भी है पूरा पॉइंट बाय पॉइंट आप सभी लोग के साथ मैं डिस्कस करूंगा। और आपको बता दूं कि इसके बाद ही इससे रिलेटेड मैं इसी वीडियो में ही जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो भी ऐड कर दूंगा। तो या फिर क्वेश्चन आंसर हो सकता है मैं इसके बाद की वीडियो में ऐड करूं। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग को जो भी हेडिंग मैं बताऊंगा वो सारे हेडिंग को नोट करना है। साथ ही में उन सारी हेडिंगों को मैं डिस्क्राइब करूंगा, और इसकी जो क्वेश्चन आंसर की वीडियो होगी वो मैं आप सभी लोगों को लास्ट में या इसके बाद भी अपलोड कर दूंगा, तो अगर इस वीडियो में ना हो पाया तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए मैं आप सभी लोग को बताना चाहूँगा आपके इस चैप्टर में, यानी क्राइम कंट्रोल अपराध नियंत्रण मेंटल एप्टीट्यूड का चौथा अध्याय, जिसमें परिचय डिस्कस करूँगा मैं, और परिचय डिस्कस करूँगा और साथ ही में इसमें मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि क्या है प्रोसेस। और दूसरा है अपराध नियंत्रण में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, पुलिस द्वारा प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, अपराध नियंत्रण एवं बायोमेट्रिक, साइबर अपराध और प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर वायरस की रोकथाम में प्रौद्योगिकी, बैंकिंग अपराध और प्रौद्योगिकी, वित्तीय अपराध और प्रौद्योगिकी, आतंकवाद नियंत्रण हेतु प्रौद्योगिकी। इसके विषय में ही पूरा मैं चर्चा करूंगा। 60 में आप सभी लोग को महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस करूंगा, जिसमें सारे क्वेश्चन आप सभी लोग के इंक्लूड हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके परिचय को। तो परिचय में आप सभी लोग को बताना चाहूँगा कि तो जी हाँ दोस्तों, देखिए इसकी जो हेडिंग थी परिचय में हम बात करेंगे। देखिए इसके सबसे पहले देखिए मैं बोल रहा हूँ ईयरफोन लगा करके, आप सभी लोग इसको शांति से सुनेंगे। चाहे नोट्स भी बना सकते हैं या वीडियो को प्लेलिस्ट में सेव कर सकते हैं, ताकि आप सभी लोगों के लिए भविष्य में आपके लिए एक नोट्स के रूप में ये पढ़ा रहें। तो हम बात करेंगे, देखिए आधुनिकता और भौतिकवाद के इस युग में व्यक्ति की इच्छाएं असीमित हो गई हैं। वह रातों रात धनवान बनकर ऐशो आराम प्राप्त कर लेना चाहता है। मैं बात कर रहा हूँ इसमें परिचय की। परिचय में बता रहा हूँ आप सभी लोगों को, ऐशो आराम प्राप्त कर लेना चाहता है। लोगों की मानसिकता में आए इस परिवर्तन के कारण भारत सहित समूचे विश्व में अपराधों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अपराधों के अलावा आतंकवाद ने भी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। संसार का शायद ही देश हो जो आतंकवाद के साये से मुक्त हो। 9/11 की दुस्साहस घटना ने साबित कर दिया कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था भी अभेद्य नहीं है। अपराध और आतंकवाद का एक दुर्भाग्यपूर्ण और खतरनाक पहलू यह है कि अपराध और आतंकवादी भी तकनीक एवं प्रौद्योगिकी और मानवता और समाज के खिलाफ करने लगे हैं, जो कि हमारे समाज के लिए ये एक अच्छी बात नहीं है। चाहे अहमदाबाद हो या मुंबई हो या मैनहट्टन, हर जगह अपराधी और आतंकवादी अत्याधुनिक तकनीक से लैस हो रहे हैं, जिस कारण मानवता के इन दुश्मनों का मुकाबला करना काफ़ी कठिन हो गया है। आपराधिकता और आतंकवाद के इस युग में अगर समाज विरोधी तत्व तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तकनीक और प्रौद्योगिकी ने सुरक्षा एजेंसियों को भी ऐसे उपकरण उपलब्ध करवा दिए हैं जिसके सहारे अपराध को घटित होने से पहले भी रोकना संभव हो गया है। इसमें कुछ पॉइंट हैं महत्वपूर्ण, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहला पॉइंट देखिए इसमें यह है, अपराध के घटित होने पर अपराध तथा अपराधी की पहचान करने में प्रयुक्त वैज्ञानिक तकनीकें जैसे नार्को विश्लेषण, डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ इत्यादि अपराध को घटित होने से पहले ही रोकने वाली वैज्ञानिक तकनीकें हैं। प्रौद्योगिकी का इतना विकास हो चुका है कि अपराध को अब घटित होने से पहले भी रोका जा सकता है। अब देखिए इसमें कुछ महोदय वगैरह हैं जो लेखक हैं, इसमें आए हैं अपने विचारों को रखने के लिए। अपराध शब्द को परिभाषित करते हुए टैपन महोदय कहते हैं। टैपन का कुछ उक्ति है जिसको आप सभी लोग के एग्ज़ाम में आ सकता है कि अपराध अपराधी विधि का सोदेश्य कृत्य है जो बिना किसी औचित्य एवं बचाव के किया जाता है और जिसको करने पर व्यक्ति को राज्य द्वारा दंडित किया जा सकता है। अब टैपन ने कुछ और भी परिभाषाएं दी हैं जिसको हम आप सभी लोगों को बताते हैं। किसी भी कार्य को अपराध घोषित करने के लिए जरूरी है वह कृत्य कानून के खिलाफ हो गया हो,
किसी आपराधिक कानून का उल्लंघन करने पर ही कोई कृत्य अपराध कहलाता है। वैधानिक औचित्य के अंतर्गत किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। बिना किसी उद्देश्य के किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। बिना क्षमता के किया गया, आप सभी लोग आईपीसी की जब अबेटमेंट में जाएंगे वहाँ पे दुष्प्रेरण में, तो वहाँ पे इस टॉपिक को पढ़ने को मिला होगा, जो कि मैंने अपने यूपीएसआई पैटर्न लॉक वाले चैनल पे अपलोड कर दिया था। बिना दक्षता, अगर जो भी चैनल इस चैनल के माध्यम से जो भी आए, तो मैं आपको बता दूं कि मूल विधि और साथ ही में आईपीसी के जो पूरे आपकी यूपीएसआई के सिलेबस हैं, वो सारे सिलेबस पैटर्न लॉक यूपीएसआई चैनल पे आप सभी लोग यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं वहाँ पे। और जो यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे भी इनको वीडियो मिल जाएंगी जो एक्ट से रिलेटेड हैं, और साथ ही में मेंटल एप्टीट्यूड और हिंदी और रीजनिंग से मिल जाएंगी। बिना क्षमता के किया गया कार्य भी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अब आपको बता दूँ, अपराध की परिभाषा समय समय पर बदलती रही है। उदाहरण के लिए बहुविवाह प्राचीन काल में वैध था और एक सर्वमान्य प्रथा के रूप में था, लेकिन आज यह कानून रूप से अवैध है। ठीक है। जिस प्रकार अपराध की परिभाषा समय के साथ बदलती रहती है, ठीक उसी प्रकार भौगोलिक क्षेत्र के अनुरूप भी अपराध की परिभाषा बदलती रहती है। कई ऐसे कृत्य हैं जिन्हें एक राष्ट्र का कानून तो अवैध मानता है, परंतु दूसरे देश का विधि उस कृत्य को मान्यता देता है, जैसे वेश्यावृत्ति और शराब पीने को। तो जहाँ दोस्तों आपसे मैं आगे डिस्कस करूँगा इसकी जो हेडिंग है उनके विषय में लेकर के। अभी मैम चल रहे हैं परिचय में ही हैं, परिचय के बाद आगे की जो हेडिंग है उसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें देखिए एक अपराधियों का वर्गीकरण किया है, अपराधियों के उद्देश्य के आधार पर दिया है। इस आधार पर व्यंजन ने 5 प्रकार के अपराध बताए हैं जो निम्नलिखित हैं: राजनैतिक अपराध, सामाजिक अपराध, आर्थिक अपराध, व मिश्रित अपराध, वह जो धन से संबंधित अपराध है, वो सारी चीज़ें। अब आपकी दूसरी हेडिंग इसमें आती है अपराधियों द्वारा प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल। दूसरी हेडिंग आपकी आती है अपराधियों द्वारा प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल। अपराधियों द्वारा प्रौद्योगिकी का यूज़। ठीक है, ये आपकी दूसरी हेडिंग है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि अब प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल अपराधियों व आतंकवादियों द्वारा भी अत्यधिक किया जाने लगा है। 2-3 दशक पहले तक दूरभाष जैसी वस्तु इतनी असामान्य थी कि किसी के घर में दूरभाष का होना एक प्रतिष्ठा माना जाता था, परंतु आज संचार क्रांति के कारण दूरभाष की सुविधा गांव-गांव तक पहुंच गई है। अगर वर्तमान स्थिति को देखें तो गांव-गांव क्या घर के हर एक सदस्य के पास पहुंच चुकी है। इंटरनेट क्रांति का लाभ भी अपराधी तत्व अधिक उठा रहे हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन आईएस और उसका सरगना इंटरनेट के जरिए अपने सदस्यों को कूट भाषा में निर्देश देता है तथा उनसे बातचीत करता है। इंटरनेट रूपी राक्षस बच्चों की ज़िंदगी में जहर घोलने का काम कर रहा है। सूचना क्रांति से बच्चों में उनकी मासूमियत और स्वाभाविक मानसिकता विकास प्रक्रिया छीन लिया है। अब मैं आपको बताऊं, देखिए प्लास्टिक कार्ड के द्वारा जाने वाली चोरी धोखाधड़ी अपराध बढ़ रहा है। आपराधिक मानसिकता वाले कंप्यूटर विशेषज्ञ फर्जी क्रेडिट कार्ड तक बना लेते हैं, जिस कारण एक झटके से ही आपको लाखों की कमाई अपराधियों की जेब में चली जाती है। तो ये हो गया अपराधियों द्वारा प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल। अब हम बात करेंगे अपराध नियंत्रण में प्रौद्योगिकी का प्रयोग कैसे कर रहे हैं। आपकी तीसरी हेडिंग है अपराध नियंत्रण में प्रौद्योगिकी का प्रयोग कैसे कर रहे हैं। आजकल अपराधी और आतंकवादी तकनीकियों प्रौद्योगिकी का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। आधुनिक तकनीक से लैस अपराधियों के मंसूबे को ध्वस्त करने के लिए आवश्यकता है कि पुलिस तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी उपकरणों एवं यंत्रों का प्रयोग अपराध एवं अपराधियों से लड़ने के लिए किया जाना चाहिए। आपको बता दूं कि क्लोज सर्किट टेलीविज़न, मेटल डिटेक्टर और बम निष्क्रिय करने की तकनीकों के कारण भी अपराधों की रोकथाम करना काफ़ी सफल हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, मोबाइल सर्विलांस, वीडियो सर्विलांस, मोबाइल ट्रैकर्स, बायोमेट्रिक्स और एंटी हैकिंग उपकरण कुछ ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा अपराध को घटित होने से ही रोका जा सकता है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अपराध नियंत्रण के विषय में। भारतीय संसद के बाद अब दिल्ली सचिवालय में भी एक वाईफाई सुरक्षा तंत्र स्थापित किया गया, जिसके जरिए न केवल पूरी इमारतों पर नज़र रखी जा सकेगी, अपितु वहां प्रवेश करने वालों की पहचान उनकी आंखों की पुतलियों से भी की जा सकेगी। तो जहाँ दोस्तों अब इसमें हम आप सभी लोग की चौथी जो हेडिंग है हम डिस्कस करेंगे उसके विषय में, जिसमें चौथी हेडिंग आप सभी लोगों की है पुलिस द्वारा प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, इसके विषय में डिस्कस करेंगे। तो जहाँ दोस्तों आप सभी लोग की फोर्थ हेडिंग है पुलिस द्वारा प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। एक युग था जब पुलिस का नाम लेते ही एक कठोर, संवेदनहीन
और लगभग अल्पबुद्धि व्यक्ति का चेहरा हमारी नज़रों के सामने पहुंच जाता था, परंतु तकनीक और प्रौद्योगिकी के इस युग में पुलिस का चेहरा भी बदल गया है। अब पुलिस भी टेक्नो सेवा से लेस हो चुकी है तथा तकनीक एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित अत्याधुनिक उपकरणों एवं यंत्रों का प्रयोग करने लगी है। जैसे हम बात करेंगे कि क्लोज सर्किट टेलीविज़न, सीसीटीवी की टेलीफोन वार्तालाप सुनने वाले यंत्र, टाइपिंग यंत्र, डायरेक्ट इंटरनल माइक्रोफोन, जीपीएस ट्रैकिंग, कंप्यूटर सर्विलांस, इंटरनेट सर्विलांस, मोबाइल सर्विलांस, स्वचालित वीडियो सर्विलांस तकनीक, धातु खोज यंत्र यानी मेटल डिटेक्टर और बारूद खोज यंत्र यानी एक्सप्लोसिव डिटेक्टर, अत्याधुनिक प्रशिक्षण प्राप्त खोजी कुत्ते जैसे डॉग स्क्वाड इत्यादि। देखिए, ये जो मैं आप सभी लोग को बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इसमें से ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने आएंगे कि किस में हेडिंग में पुलिस द्वारा कौन कौन सी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो इनको आप सभी लोग को ध्यान रखना। हालांकि मैं सारे क्वेश्चन भी आप सभी लोग को कवर करा दूंगा इसी से रिलेटेड ही। अब देखिए, आपका जो 5वां हेडिंग है वो अपराध नियंत्रण एवं बायोमेट्रिक से संबंधित है। आपकी जो 5वीं हेडिंग चलेगी वो अपराध नियंत्रण एवं बायोमेट्रिक संबंधित है। पहले अंगुलियों के चिन्हों का प्रयोग अपराधी की पहचान स्थापित करने तक ही सीमित था, परंतु अब इसका प्रयोग अपराधों की रोकथाम में किया जाने लगा है। अंगुली चिन्ह बायोमेट्रिक का एक प्रमुख अवयव है। जैसा कि आज आप सभी लोग देख रहे होंगे, हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि हमारी एक अंगुली के बगैर हम कोई एक छोटी सी सिम कार्ड भी नहीं खरीद सकते हैं। बायोमेट्रिक्स वह विधि का तकनीक है जिसमें व्यक्ति की जैविक विशेषताओं, कार्यकी अथवा व्यवहार संबंधित विशेषताओं के आधार पर उसकी पहचान स्थापित की जाती है। किसी व्यक्ति के अंगुली चिन्हों को देखकर बताया जा सकता है कि वे उस विशेष व्यक्ति विशेष के हैं या नहीं। अब बायोमेट्रिक के अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताएं कौन कौन सी सम्मिलित हैं, इसके विषय में डिस्कस करेंगे। देखिए, अंगुली चिन्ह है, रेटिना स्कैनिंग है, आइरिस स्कैनिंग, हाथों की ज्यामिति, अंगुलियों की ज्यामिति, आवाज़ प्रतिरूप, चेहरे का कटाव, हस्तलिखित हस्ताक्षर इत्यादि शामिल हैं। हम आपको बता दें, बायोमेट्रिक्स का प्रयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जा सकता है। हवाई अड्डे की सुरक्षा में, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा में, पासपोर्ट एवं यात्रा दस्तावेज की सुरक्षा में, चोरी से बचाव की इत्यादि में किया जा सकता है। यदि बैंक के स्ट्रांग रूम में बायोमेट्रिक आधारित ताला लगा दिया जाए तो नकली या डुप्लीकेट चाबियों की सहायता से चोरी कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप सभी लोग को वीडियो को डिटेल में ऐसे पढ़ना चाहेंगे तो वीडियो ऐसे लंबी होगी। अगर सिर्फ क्वेश्चन आंसर के रूप में पढ़ना चाहेंगे तो वीडियो छोटी भी आप सभी लोग को मिल जाएगी। जैसा होगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब हम बात करेंगे, देखिए, इसमें तथ्यों में बायोमेट्रिक्स यानी 6ठी हेडिंग जो आप सभी लोग की होगी, तथ्यों में बायोमेट्रिक्स। मैं बता दूं कि अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI ने लगभग 50 मिलियन अपराधियों के अंगुलियों के चिन्हों को अभिलेखित कर रखा है ताकि उनका उपयोग अपराधों की रोकथाम में हो सके। विश्व भर में बायोमेट्रिक्स का सर्वाधिक प्रयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। वो कार्य कौन कौन से हैं, पॉइंट वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। पहचान पत्र कार्यक्रम, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए, व्यक्ति की पृष्ठभूमि का पता लगाने के लिए, भौतिक प्रमाणीकरण के लिए और यात्रियों की जाँच के लिए, आतंकवाद में सुरक्षा में, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए। और कुछ पश्चिमी देशों में ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी ATM को परिचालित करने के लिए प्रयोगकर्ता को रेटिना स्कैन से गुजरना पड़ सकता है और पड़ता ही है। अब आपकी 7वीं हेडिंग इसमें चलेगी जो कि आप सभी लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, साइबर अपराध और प्रौद्योगिकी क्या है, इससे जुड़े मैटर को हम बात करेंगे। साइबर अपराध के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के अपराध आते हैं, जैसे कंप्यूटर से छेड़छाड़, कंप्यूटर तंत्र की हैकिंग, किसी कंप्यूटर तंत्र के डाटाबेस तथा अनधिकृत रूप से पहुंचाना, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों पर अश्लील प्रसारण प्रकाशन, गलत इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसा कि चौथी इसकी जो हेडिंग है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर अश्लील प्रसारण प्रकाशन, जैसा कि आजकल करंट में आप सभी लोग के राज कुंद्रा जी का मैटर चल रहा है, जो कि सेक्स रैकेट में उनका जो काफ़ी चीज़ें हैं सामने आ रही हैं। अब हम बात करेंगे, इसमें 5वीं है गलत इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों का प्रकाशन, संरक्षित कंप्यूटर तंत्र तक पहुंचने का प्रयास, इलेक्ट्रॉनिक निजता भंग करना, इलेक्ट्रॉनिक गोपनीयता भंग करना, ईमेल हैकिंग, वेबसाइट हैकिंग, इंटरनेट के जरिए किसी को धमकी देना, इंटरनेट के जरिए किसी की मानहानि करना, सामाजिक वेबसाइटों पर किसी अन्य के विवरण से छेड़छाड़, किसी अन्य के ईमेल खाते का अनधिकृत रूप से प्रयोग करना, अश्लील MMS का प्रचारण, वेबसाइट के जरिए बैंकिंग धोखाधड़ी इत्यादि साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। मैं आपको बताऊं, अपने प्रोफाइल का दुरुपयोग होने से बचने के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं। किसी अजनबी को अपने संपर्क का विवरण न दें, अपना चित्र तस्वीर प्रोफाइल में न डालें, यदि आवश्यकता हो तो समूचित ही डाउनलोड करें। अपना पूरा नाम लिखने के स्थान पर संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग करें। यदि क्रैप में कोई किसी लिंक पर क्लिक करने को कहे तो ऐसा ना करें, क्योंकि इससे आपका पासवर्ड हैक हो सकता है। यदि किसी साइबर कैफ़े का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि
कहीं उस कंप्यूटर पर हैकिंग सॉफ्टवेयर तो डाउनलोड नहीं है। सामाजिक राइट्स की दुनिया में बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। आपकी इसमें 8वीं हेडिंग अब चलेगी, कंप्यूटर वायरस की रोकथाम में प्रौद्योगिकी, जो कि 8वीं हेडिंग। शुरू में मैंने सारे हेडिंग लिखवा दिए थे, हेडिंग बाय हेडिंग आप सभी लोगों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब मैं बात करूँगा इसमें कंप्यूटर वायरस की रोकथाम में प्रौद्योगिकी का क्या यूज़ है। कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों के लिए वायरस एक बड़ी समस्या है। इन वायरसों के कारण कंप्यूटर का पूरा डाटा नष्ट हो सकता है। जैसे जैसे कंप्यूटर तकनीक का विकास हो रहा है, वैसे वैसे कंप्यूटर संबंधित कई समस्याएं भी सिर उठाती जा रही हैं। ऐसी एक समस्या है कंप्यूटर वायरस। सबसे पहला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन को माना जाता है। 1986 के दशक में लोगों को जानकारी में आया था। मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे वायरसों का खतरा बढ़ता जा रहा है, वैसे ही वायरस विरोधी उद्योग भी विकसित हो रहे हैं। यह उद्योग कुछ विशेष प्रोग्रामों पर आधारित होता है। कुछ वायरस विनाशक प्रोग्राम निम्नलिखित हैं, जैसे पॉइंट वाइज बताऊंगा, देखिएगा। सेंट्रल पॉइंट, वैन, सर्टस, नोजी, अनटचेबल नेटवर्क, VXDS, NLMS, सेल्फ कंटेंट डिस्क। वर्तमान में दुनिया भर के कंप्यूटरों में 40 से 50 हज़ार तक वायरस हैं तथा रोजाना 50 से अधिक वायरसों का जन्म होता है। अब देखिए इनके उपाय, कैसे वायरसों से बचा जा सकता है, इसको जानिए। वायरस विरोधी प्रोग्राम का प्रयोग करें। नेटवर्क और वेब के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करते समय पर्याप्त सावधानी बरतें। अनजान ईमेल न खोलें। नेटवर्क पर कार्यक्रमों की साझेदारी कम से कम करें। वायरस इन्फेक्शन से बचने का सबसे सरल उपाय है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का ही प्रयोग करें। अब इसमें मैं आपको बता दूं, कुछ प्रमुख एंटीवायरस निम्नलिखित हैं, जैसे पीसी क्लीन एंटीवायरस, पीसी टूल्स एंटीवायरस, एवीजी एंटीवायरस, नॉर्टन एंटीवायरस, एमसीए फ्री एंटीवायरस, ईएवी एंटीवायरस और आवास्ट एंटीवायरस। और आपकी इसमें जो कि 9वीं हेडिंग चलेगी बैंकिंग अपराध और प्रौद्योगिकी। इसमें 9वीं हेडिंग चलेगी बैंकिंग अपराध एवं प्रौद्योगिकी। इसके विषय हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें है बैंकिंग अपराध और प्रौद्योगिकी। वर्तमान और आर्थिक युग में पैसे का लेन देन काफ़ी बढ़ गया है, जिसके कारण बैंकिंग व्यवसाय काफ़ी तीव्र गति से विकास कर रहा है। सबसे पहले कुछ सरकारी बैंक ही भारत में बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही थी, लेकिन अब अनेक निजी बैंक भी अस्तित्व में आ चुके हैं। प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के कारण विभिन्न प्रकार के बैंकिंग अपराधों को रोकना अब काफ़ी आसान हो गया है। बैंकिंग संबंधित विभिन्न अपराधों में क्रेडिट कार्ड के जरिए फर्जीवाड़ा, धोखावाड़ा, फर्जी क्रेडिट कार्ड, बेनामी बैंक खाते, फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर, ऑटोमेटिक टेलर मशीन से संबंधित अपराध प्रमुख हैं। और जाली करेंसी, अगर वित्तीय अपराध और प्रौद्योगिकी की मैं बात कर लूँ, लास्ट में आप सभी लोग का ये चल रहा है। इसमें है बढ़ते अपराध कि इस दौर में विभिन्न प्रकार के वित्तीय अपराध आज तेज़ी से बढ़े जा रहे हैं। अपराधियों द्वारा प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के कारण वित्तीय अपराधों की वृद्धि दर भी बढ़ी है। सुखद तथ्य यही है कि अब विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों भी तकनीक और प्रौद्योगिकी से लैस हो रही हैं, जिसके कारण वित्तीय अपराधों की रोकथाम सरल हो गई है। बैंकिंग अपराध और वित्तीय अपराध को कुछ लोग समान समझते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वास्तव में दोनों अपराधों में एक छोटा सा अंतर है। सभी बैंकिंग अपराध वित्तीय अपराध की श्रेणी में आते हैं, परंतु सभी वित्तीय अपराध बैंकिंग अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। अब देखिए जाली करेंसी नोट और प्रौद्योगिकी, इसमें इसी में का एक क हेडिंग है। प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके अब इस प्रकार के नोट छापे जा सकते हैं। ये 10 के क का हेडिंग है। मैं बताऊं, जाली करेंसी नोट और प्रौद्योगिकी है, जिसमें है वाटरमार्क का प्रयोग, अंकों की छपाई आदि चीज़ें हैं, डीमैट खाते हैं। और आपका 11वां आतंकवाद नियंत्रण हेतु प्रौद्योगिकी। आपकी 11वीं हेडिंग है, जो कि लास्ट ही हेडिंग हमारे ख्याल से आप सभी लोग की, आतंकवाद और प्रौद्योगिकी। इसके बाद ही आप सभी लोग का क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएगा। आतंकवाद नियंत्रण हेतु प्रौद्योगिकी क्या है? आतंकवादियों की पहचान उनके लिए सबसे बड़ा खतरा होता है, इसलिए विभिन्न आतंकवादी समूह अपनी पहचान छिपाकर ही कार्य करते हैं। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे इसके कुछ विशेष तथ्य की। तो इसमें यह है कि फैशनल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया गया है, जिससे आतंकवादियों को जहाज से चढ़ने पर रोका जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस आतंकवाद की रोकथाम करता है। आपको बता दूं, आतंकवादियों के खतरनाक मंसूबों की रोकथाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के निम्नलिखित माध्यमों का उपयोग किया जाता है। वो कौन कौन से माध्यम है, पॉइंट वाइज नोट कर लीजिएगा। इंटरनेट सर्विलांस, जीपीएस ट्रैकिंग, टेलीफोन टैपिंग, डायरेक्शनल माइक्रोफोन, कर्वल लिस्टिंग डिवाइस, क्लोज सर्किट टेलीविज़न इत्यादि। मोबाइल सर्विलांस, आतंकवादियों के बीच होने वाली बातचीत और उनके घर दबोचने में मोबाइल सर्विलांस काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। मोबाइल ट्रैकिंग उपकरण क्या है? मोबाइल ट्रैकिंग तकनीक से विकास में मोबाइल सर्विलांस और भी अधिक प्रभावित हो गई है। मोबाइल सर्विलांस में सिर्फ इतना पता चलता है कि अपराधी किसी भी
बीटीएस टावर के क्षेत्र में है। एक टावर लगभग 2-3 किलोमीटर क्षेत्रफल के मोबाइल धारकों को सेवा प्रदान करता है, अतः इतने बड़े क्षेत्र में अपराधी को पकड़ना मुश्किल होता है। मोबाइल ट्रैकिंग उपकरण की मदद से टावर के साथ साथ मोबाइल फ़ोन की स्थायी स्थिति का भी पता चल जा सकता है, इसलिए इसका आधुनिक चीज़ों का उपयोग पुलिस विभाग के लिए किया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि ये आपकी जो पूरी हेडिंग महत्वपूर्ण थी वो समाप्त हो गई, जिसके शॉर्ट डिटेल मैंने आप सभी लोग से शेयर कर दी है। इससे रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन आप सभी लोग के लिए आते हैं, और जो इसमें से रिलेटेड पूरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसकी भी वीडियो बन के तैयार हो चुकी है, जो कि इसके बाद ही मैं आप सभी लोग को इसका मेंटल मानसिक परीक्षण में क्राइम कंट्रोल के पार्ट क्वेश्चन आंसर में बना करके अपलोड कर दूंगा, जो कि वीडियो आज ही अपलोड हो जाएगी। तो जहाँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्त यार से शेयर करें। कल आप सभी लोग का इसका 5वां आप सभी लोग को अध्याय मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।